चलो क्लास देखिए भाई, ये चल गई वीडियो देखना, चालू कर दी ना मैंने। नहीं रिकॉर्ड नहीं करा, टीचर्स डे पे आपको रिकॉर्ड करेंगे बस। बस तो भाई क्लास सुनो भाई ध्यान से, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। तेरा फेयरवेल कहां से हो गया अभी? 11वीं अभी तुमने हंगे से पास करी है, तुम्हें फेयरवेल चाहिए अभी? ठीक है ठीक है, सब इकट्ठे दे देंगे। चलो क्लास अब बोर्ड पे सुने भाई, ये बहुत जरूरी टॉपिक हमने लास्ट क्लास डिस्कस करा था। इसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये बताया कि बेसिकली जो डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप लोग कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इससे पांचों में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो एक्सिस के बीच में घूमते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो एक्सिस पर ही घूमते हैं। याद करिए 3 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो एक्सिस के बीच में घूमते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ऐसे जो एक्जेक्टली कहां घूमते हैं? एक्सिस पर घूमते हैं। आप जानते हो कि जो हमारा कोई भी सेंट्रल एटम है ना, कोबाल्ट, उसके जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे होंगे, 2 एक्स 2 वाई और 2 बाहर की तरफ और पीछे की तरफ जेड। लेकिन बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा। और आपको पता है लिगेंड्स कहां से अप्रोच करेंगे? बोलोगे लिगेंड्स कहां से अप्रोच करेंगे? 2 एक्स से, 2 वाई से, 2। जब लिगेंड्स आएंगे तो वो कोबाल्ट के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और किनको वो ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे? उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली एक्सिस पर ही घूम रहे हैं, सिवाय उन कंपैरेटिव टू उनके जो कहां घूम रहे हैं? बोलो एक्सिस के बीच में। तो कौन सी जगह इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब बड़ी लेस स्टेबल हो चुकी है? जो एग्जैक्टली एक्सिस पे लाई करती है। और कौन सी वाली कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो चुकी है? जो एक्सिस के बीच में। अब आप ये नहीं कह सकते कि 5 ऑर्बिटल बराबर स्टेबल है, जो कि आप पहले बोलते थे। पहले आप यही बोलते थे कि जो हमारे डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये इक्वली स्टेबल है। और इक्वली स्टेबल होते तो हम लोग बोलते भी थे कि सब में बराबर बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। बट अब आप जानते हैं कि जब लिगेंड ने अप्रोच करना शुरू किया तो जो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, दे आर नॉट इक्वली स्टेबल, they are actually less stable as compared to the dxy, dyz and dzx. Get my point or not? नहीं आ रहा समझ में? पढ़ रहे हो घर पे तो भैया पता लग रहा होगा, लास्ट क्लास सुना भी है तो भी याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बताया गया था ये 3D भैया आपको पता है 5 तरह का है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और बोलो क्या? dz स्क्वायर। यू ऑल नो दैट कि इन पांचों का एनर्जी बिल्कुल क्या होता है? सेम। ये मेरे पास एनर्जी एक्सिस है और मेरे को पता है कि इन पांचों का एनर्जी वैसे तो बोलो क्या होता है? सेम। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, बट जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बिकॉज सबका एनर्जी अब एक जैसा क्यों नहीं है सर? क्योंकि जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो कहां से करते हैं? कुछ 2 एक्स से, 2 वाई से और 2 जेड से। जब वो अप्रोच करते हैं तो कौन से वाले ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन लगाते हैं? जो एक्सिस में है कंपैरेटिवली, उनके जो बोलो कहां पर एक्सिस के बीच में है, तो कौन सी वाली जगह ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है? बोलो ये वाली 2 ऑर्बिटल्स। और ये वाले 3 क्या हो जाते हैं? बोलो कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अभी एक जैसे एनर्जी के नहीं रहे, ये वाले 2 चले गए हाई एनर्जी पे, हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी, और ये 3 चले गए बोलो क्या? लो एनर्जी पे, मतलब कंपैरेटिवली उसके मुकाबले बोलो क्या? ज्यादा स्टेबिलिटी। नहीं आई बात समझ में? और इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना याद? अब आप मुझे बताइए ना, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो पहले किसमें भरे जाएंगे? नीचे वाले ऑर्बिटल में, जिसको बोलो हम क्या बुलाते हैं? T2G। और ये बोलो क्या है? बोलो Eg। तो पहले किसमें जाएंगे? बोलो T2G में, बाद में किसमें जाएंगे? बोलो Eg में। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में बता ही नहीं रहा टॉपिक, क्योंकि हमने पूरा 1 घंटा लास्ट क्लास इसी टॉपिक पे लगाया है। सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो गैप बड़ा होगा, गैप बड़ा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन, यानी 3 तो भर जाते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही भरेगा। और अगर वीक लिगेंड होगा तो आपको पता है गैप छोटा होगा, और गैप छोटा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वीबीटी में भी काम तो ऐसे ही होता था, लेकिन वीबीटी में तरीका अलग था, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? फाइन। देखो टॉपिक को अगर ढंग से सीखना है तो पिछली वीडियोस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके बात बन जाएगी। आज हम आगे शुरू करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं रहा? तनिष आप पिछला पहले वीडियो कवर कर लेना, तभी समझ में आएगा कि टॉपिक सब खत्म हो गया, चैप्टर का एंडिंग स्टेज में चल रहा है चैप्टर, ठीक है। सो पहले पिछला कवर करना, तभी बात समझ में आएगी कि टॉपिक्स हो चुके हैं, आज भी इसी से रिलेटेड टॉपिक होना है। सो गाइस सब बच्चे बोर्ड पर देखो भाई, अब तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
इन अच्छा, टेट्राहेड्रल एंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास 4 लिगेंड हो वो कैसा बोलो, और जिसके पास 6 हो, जिसके पास 6 हो वो ऑक्टाहेड्रल, जिसके पास 4 हो वो, मतलब कि अगर आप लोगों को ये वाला केस आया, बच्चों प्लीज अच्छे से समझो इसको, तो ये ऑक्टाहेड्रल एंटिटी है। लेकिन अगर ये केस है तो मेरे पास ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप बोलते हो, कुछ ऐसा है। या +2 ले लो चलो। तो तुम मुझे बस ये बताओ सब बच्चे, एक क्लास प्लीज, सुधांशु, ये 4 है वो 6 है, तो 4 वाली ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, और 6 वाली बोलो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। अब बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आएगी सीएफटी को लेके। आप मुझे बताओ हर्षित, 6 चीजें जब जुड़ी होंगी तो वो ऑक्टाहेड्रल फैशन में जुड़ी होंगी। 6 लिगेंड जब भी जुड़ेंगे ना, तो 11th क्लास में हमने पढ़ लिया था कि 6 ऐसे जुड़ेंगे सर कि 4 तो होंगे ऐसे, 4 तो एक प्लेन पे होंगे, 4 तो होंगे एक प्लेन पे, एक कहां होगा बोलो? ऊपर, और एक कहां होगा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं सचिन कि 2 मान लो एक्स से आए, 2 जेड से मान लो चाहे, और ऊपर वाला बोलो क्या हो गया भाई? अरे 2 एक्स से आए लिगेंड, 2 वाई से आए, और 2 बोलो कहां है? जेड से। तो इस तरीके से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। तो जब लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्सिस से, तो किन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फील होगा? जिनके इलेक्ट्रॉन्स कहां पर घूम रहे हैं बोलो? एक्सिस पर। यानी बोलो कौन कौन से? dx2 y2 और dz2। और किनको कम रिपल्शन फील होगा? जो एक्सिस के बीच में है। सारी बातें समझ में आ रही है? ये तब जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। कितने बोलो? 6। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 4 जुड़ते किस फैशन में? टेट्राहेड्रल। हाँ भाई आशीष, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल जुड़ेंगे तो बोलो कैसे जुड़ेंगे? कैसी कैसी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल की? टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है? Something like that. Means when the 4 ligands associate to the central atom, they are not coming through the axis. They are not coming through the axis. If this is a central cobalt, this is a central nickel, तो आपको बोल सकते हैं ना कि सर ये तो नहीं आ रहा एक्सिस से, सर ये एक्सिस के बीच में से आ रहा है, वो भी एक्सिस के बीच में से, ये भी एक्सिस के बीच में से। बोलो एग्री करोगे? नहीं करोगे? अब लिगेंड्स का अगर ध्यान से देखा जाए तो पता लगेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए लिगेंड्स कभी भी एक्सिस की डायरेक्शन से नहीं आते, वो कहां की तरफ से आते हैं बोलो? एक्सिस के। कुछ समझ में नहीं आया? अब मुझे बताओ, जो मेरे ये जो कोबाल्ट या निकल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं भाई, निकल के चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 1s में, 2s में, 2p में, आखिरी वाले 3d में घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं बोलो? 3d में। और 3d में आपको पता है कुछ घूम रहे हैं एक्स एक्सिस पे, कुछ घूम रहे हैं वाई पे, कुछ घूम रहे हैं जेड पे, कुछ घूम रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, कुछ घूम रहे हैं वाई जेड के बीच में। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का घूमना फिरना चल रहा है। जब 6 लिगेंड आए थे तो वो आए थे एक्सिस से। कहां से आए थे बोलो? तो रिपल्शन एक्सर्ट करा बोलो किन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? एक्सिस वालों के ऊपर। सही बात है कि नहीं? लेकिन जब 4 लिगेंड आते हैं तो क्या वो एक्सिस से आते हैं? सो 4 कहां से आते हैं? एक्सिस के बीच में से। तो इस बार क्या होगा सचिन? इस बार क्या होगा? किनको रिपल्शन ज्यादा लगेगा? जो एक्सिस के बीच में बैठे हैं, जो एक्सिस पर ही बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। आप समझ रहे हो, सुन रहे हो ना सब कुछ बातें? तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो आपके लिगेंड्स का जो अप्रोच करने का तरीका है वो एक्सिस से है ही नहीं। एक्सिस से थोड़ा ना होता है। 90 डिग्री कहां होता है? 109.5 होता है भाई। 109.5 का मतलब 90 से 110 जा रहे हो आप लोग। तो आपके लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस के बीच में से। तो किन ऑर्बिटल्स को रिपल्शन ज्यादा फील होगा? जो एक्सिस के बीच वाले, यानी नाम बोलो उनके, dxy, dyz, dzx, जिनके परिवार को T2G बुलाते हैं। और किनको कम रिपल्शन फील होगा? dx2, y2, dzx, जिनके परिवार को Eg बुलाते हैं। तो कौन सी वाली जगह इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और कौन सी कम स्टेबल? इस बार स्प्लिटिंग में क्या होगा? बहुत बढ़िया, बस अब समझ गए तुम लोग, है ना? देखा, तुम्हें खुद ही समझ में आ गया, मेरे को बताना नहीं पड़ा। तो ये 3D है, नहीं आया ना कुछ बच्चों को समझ में? ये dxy, चलो चलो बोलो। अब के ऊपर 3 जाएंगे, 2 जाएंगे, नीचे। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कोई भी आज तक कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बोला जाता कि सीएफटी से हमें टेट्राहेड्रल एंटिटी की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल के दिखाओ, कभी नहीं बोलते। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहां पर स्प्लिटिंग सिखाई जाती है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बाद में और पता लगती हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं।
बट आप लोगों को आपके लेवल पे सिर्फ टेट्राहेड्रल एंटिटी की सिर्फ क्या सीखनी होती है, स्प्लिटिंग कैसे होगी। क्या सीखना है बोलो, स्प्लिटिंग। तो मतलब यहां पर आएगा ईजी लेवल, यहां पर बोलो क्या आएगा, T2G लेवल। एंड ये चेंज क्यों हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, ये नहीं आया समझ में कि स्प्लिटिंग चेंज क्यों हुआ भाई? क्योंकि आप मुझे ये बताओ ना कि टेट्राहेड्रल केस के अंदर ज्योमेट्री कैसी बनती है, ऐसी। अगर ये सेंट्रल एटम है तो बी ऐसे जुड़ेगा। अब ये जो बी है, जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है, ये जो बी है वो कौन है, लीगेंड है। ये जो लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, क्या वो एक्सिस के बीच में से कर रहे हैं, एक्सिस पे से कर रहे हैं? और बीच में से कर रहे हैं तो किस जगह को ज्यादा रिपेल करेंगे, बीच वाले ऑर्बिटल्स को। तो किन की एनर्जी बढ़ जाएगी, कौन ज्यादा अनस्टेबल जगह हो जाएगी, बीच वाले। बीच वाले कौन से होते हैं, तीन। तो ये तीन की एनर्जी बढ़ जाएगा और ये दो की एनर्जी घट जाएगी। ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे और वाली कम स्टेबल। इसलिए इस बार वो ऊपर गया और ये पहले इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, बाद में उसमें जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दिस फाइन? इस एनर्जी गैप को क्या बंद हुआ, ऐसा बहुत हल्ला मच रहा था ना, कुछ सही चीज बंद हो गई ऐसा लग रहा है, तूफान सा मचा रखा था। तो ये जो गैप है यहां पर, ये बोलो क्या बन गया, दिस इज द एनर्जी गैप इन द टेट्राहेड्रल एंटिटी। अब याद करो पीछे मैंने इसको डेल्टा ओ लिखा था। डेल्टा ओ का मतलब था एनर्जी गैप इन द ऑक्टाहेड्रल केस, दिस इज द एनर्जी गैप इन द टेट्राहेड्रल केस। अच्छा, ये जो पहले का एनर्जी होता है इसको बैरी सेंटर बुलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो सबका एनर्जी पहले था, लेकिन आपको पता है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करना शुरू करते हैं सबके सब बराबर स्टेबल, पहले सब बराबर ही स्टेबल होते हैं, बट जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं बराबर स्टेबल, ये तीन कम स्टेबल हो जाते हैं और ये दो, तो उनका एनर्जी बढ़ेगा। और कंजर्वेशन ये कहता है किसी का बढ़ा तो किसी का क्या हो गया होगा, कम। तो इन्हीं से कुछ लिया होगा, इनका कम हो गया। नितिन यहां पर तो स्प्लिटिंग बताओ, नीचे पता लग जाएगी। इस बार T2G ऊपर जाएगा और EG बोलो कहां आएगा, नीचे। एक बड़ी जरूरी और बड़ी एक सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, क्या पता इस बार MCQ में आप लोगों को आ जाए, कभी भी आ सकता है। मैं हर बारी वाली बात बताता हूँ, जनरली आ नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपके NCERT के अंदर दिया हुआ है, छोटा सा फॉर्मुला दिया हुआ है, कभी भी आपको 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ध्यान से समझना, जरा इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने यहाँ पर ये गैप पढ़ा था, डेल्टा ओ। एक बार मुझे NCERT बुक दिखाना। NCERT बुक किसी बच्चे के पास है? कुछ भी चल जाता है इसके ऊपर। जब इसके डेमो के लिए गए थे ना, तो उसने इसके ऊपर पेन चला दिया था, नोक वाला, ऐसे से करके। मतलब उसके बाद जो सैंपल था, कहता कुछ भी चला लो और कितना भी हार्ड चला लो। तब हम भी फ्री हो गए थोड़े से। चलो क्लास, अब बात ये है कि ओए भाई प्लीज प्लीज, तुम लोग तो यार थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। अब बात ये है भाई कि जो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, इसके अंदर तुम्हें एक चीज का ध्यान और रखना है। ये जो गैप होता है ना, इस गैप का 3/5 पोर्शन, 3/5 पोर्शन स्प्लिटिंग ऊपर होता है और 2/5 का स्प्लिटिंग। इसका रीजन भी है। कोई बच्चा कहे जितना ऊपर बढ़ा उतना ही तो नीचे घटना चाहिए था। देखिए यार, वो 3 में बटा है और ये 2 में बटा है, तो फर्क तो आएगा, समझिए मेरी बात। दूसरी बात ये है कि मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए T2G और EG के अंदर 100 यूनिट का गैप है, 100 यूनिट्स की एनर्जी का गैप है T2G में और ऑक्टाहेड्रल केस में भाई, तो बैरी सेंटर से ये कितना ऊपर जाता है, 60। बैरी सेंटर से कितना ऊपर जाता है, 60। और ये बैरी सेंटर से कितना नीचे आता है, 40। 3/5 पार्ट ऑफ द octahedral gap is above the बैरी सेंटर and 2/5 of the octahedral gap is below the बैरी सेंटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 100 का अगर गैप है तो 3/5 into 100 करो, आप लोगों को 60 आएगा, और नीचे बोलो कितना आएगा, 40। दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म 100 यूनिट ऑफ गैप बिटवीन द T2G एंड EG लेवल। एक तो ये बात याद रखो, याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट चीज है। सेम लर्न फॉर द octahedral केस, दैट इन द octahedral एंटिटी this gap is on the T2G, on the EG side is always same. This is 2/5 of the gap of the tetrahedral case. गलत बना दिया है कुछ, ये जो सेम ऑक्टा वाला ही है, कहां गया वो डायग्राम, इससे अगले पे है शायद। So this gap is 2/5 of the tetrahedral gap. You know that उधर भी ये T2G का इतना ही नीचे गया था, इतना ही ऊपर जाएगा। तो याद करना मेरे लिए, बोलो क्या हो गया, आसान हो गया कि हमेशा EG वाला चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए 3/5 पोर्शन लेके जाता है, और EG वाला जो है 2/5, T2G वाला 2/5 लेके जाता है। नहीं है, बस हमने T2G से याद कर लो, 2 T2G से याद कर लो, बोलो क्या 2, उसमें T2 चल रहा है, ठीक है, तो 2 याद कर लो, और दूसरे वाले में 3 याद कर लो।
नहीं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो ऑक्टाहेड्रल और जो आपका ये टेट्राहेड्रल वाला है, इसका एक स्प्लिटिंग रिलेशन है कि भैया जो ऑक्टाहेड्रल का जो गैप होता है ना, इट इज 9/4 टाइम्स ऑफ द गैप ऑफ द टेट्राहेड्रल। ये क्या मतलब है, कोई बताएगा? अच्छा, 9/4 का मतलब कितना होता है? 2.25। इट्स 2.25 मींस इट सेज दैट कि अगर मान लीजिए 6 NH3 आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल केस, स्प्लिटिंग होगा, गैप बनेगा, दैट इज डेल्टा ओ। और एक केस में 4 NH3 आ रहे हैं, कितने बोलो? 4 यानी टेट्राहेड्रल बनाने के लिए, सो देयर विल बी आल्सो गैप, सो वो जो गैप होगा वो डेल्टा टी होगा। ऑब्वियस सी बात है, 6 ज्यादा रिपल्शन पैदा करके स्प्लिटिंग बढ़िया करेंगे या 4 की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? 6 ने बहुत हाई रिपल्शन लगाया होगा, बहुत रिपल्शन लगाया होगा, तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ेगी, दूसरे की एनर्जी बहुत घटेगी। तो गैप जो होते होंगे किस केस में बड़े होते हैं? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी केस में। टेट्राहेड्रल के केस में गैप क्या होते होंगे? छोटे। तो ऑक्टाहेड्रल केस में जो गैप मिलता है ना, वो लगभग 2.25 टाइम ज्यादा होते हैं वो लोग इससे, टेट्राहेड्रल से। डायरेक्ट आप इसको याद भी कर सकते हैं, एग्जाम में 1 मार्क MCQ क्वेश्चन में आपको देखने को कभी भी मिल सकता है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एंटिटी का गैप क्या होगा अगर लिगेंड सेम अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन लिगेंड्स का थोड़ा सेम होना जरूरी है, ऐसा ना कि एक में NH3 एक में कुछ हो तो फिर तो भैया अलग अलग बात बन सकती है। तो अगर सेम लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो गैप क्रिएट होता है वो 2.25 टाइम्स ऑफ द गैप क्रिएट इन द टेट्राहेड्रल एंटिटी। समझे? नहीं सर, नहीं समझे ना? अगर 100 यूनिट्स का गैप टेट्राहेड्रल में क्रिएट हुआ है तो इसमें 225 यूनिट्स का गैप क्रिएट होगा T2G और EG लेवल में। लवनीत नहीं है समझ में आ रहा है? पक्की बात है। तो मैंने तुम्हें आज क्या ऐड करा है CFT के अंदर? मैंने ऐड करा है कि ऑक्टाहेड्रल का तुम्हें स्प्लिटिंग पता था, मैंने तुम्हें टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग सिखा दिया। फर्क क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अब क्या करेंगे, आगे करने से पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तुम मुझे कुछ क्वेश्चंस करके बताओ, करोगे? मना करोगे तो भी करने पड़ेंगे भाई। सबको इन क्वेश्चंस को करने के लिए यूज करना है VBT का। अगर कभी कोई भी कुछ ना लिख के दे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? VBT। मैं आपको बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको तीनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, मैं हिंट आपको भी कर दूंगा। चलिए, NaCl24- is ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाँ, तुम्हें ही करने, मैं कराऊंगा यार। एक बार सब बच्चे लिखना बंद करें और कोई बात सुने भाई, वरना आप लोग फंसोगे। पहले बोल रहा हूं, क्लास चुपचाप से बोर्ड पे। सबको VBT का नॉलेज है? अगर वीक लिगेंड हो तो पेयरिंग नहीं करोगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो पेयरिंग। पहले केस में बोलता है पैरामैग्नेटिक और वो डायमैग्नेटिक है, बल्कि दोनों टेट्राहेड्रल सबूत दो। तो टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडेशन दिखा दो दोनों में, बस ध्यान रखना वीक है वो बोलो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और दिखा देना कि इसमें सारे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, उसमें सारे बोलो क्या है, पेयर्ड है। अगर उसमें सारे पेड़ है बोल दो डायमैग्नेटिक है, इसमें सारे अनपेड है, और कुछ अनपेड है तो बोलो क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखाना, नहीं कुछ चार्ज नहीं, ऐसे ही है, न्यूट्रल है, जीरो है। तो दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो कितनी दिखाना है, sp3, और दिखाना कि एक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक में नहीं है।
दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग फंसोगे नहीं तो बाद में बोल रहा हूं, कह रहे साबित करो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और वीकली पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कोई कब होता है, जब जिसके पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर बोलते हैं स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक तो उसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और वीकली पैरामैग्नेटिक मतलब उसके पास कम अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मान लो किसी के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक तो है, बट बहुत स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नहीं है। बट ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बोलो क्या है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेड नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे तुम बताओ, इसमें ये वीक लिगेंड है, वो स्ट्रांग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, इससे वीकली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ट्राई करिए, मैं नहीं बताऊंगा आगे। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है। ये वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बट उसमें निकल एंड Sp दोनों में स्ट्रांग लिगेंड है, बट ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, गलत ही होएगा ना, समझ नहीं आएगा, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने के लिए 2 मिनट 10 मिनट बहुत है, चलो। कोई खराब कर रहा है। चलिए क्लास, ये क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए गए हैं, ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ओए 1 मिनट रुक जाओ बस। लेकिन क्या DsP3D जैसी कोई हाइब्रिडाइजेशन कभी हुई है बात हमारी? तो DsP3D जैसी कोई हाइब्रिडाइजेशन सर हमने तो नहीं देखी। तो अगर नहीं देखी तो क्या गलती हुई है हमसे, इसके बीच में समझते हैं। देखिए पहला वाला केस मुझे तुम बताओ, कराऊं? नहीं। पहले वाले केस में सिंपल है कि आप लोगों ने जब इसको करा होगा, पहला वाला कराऊं क्या? सर वीक लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है, इसमें पेयरिंग मत करना, उसमें पेयरिंग कर देना, उसमें सारे पेड हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक बन जाएगा, इसमें पेयरिंग नहीं होगी।
करके दिखाऊं या हो जाएगा? किसी भी एक बच्चे को डाउट है तो बोल दो भाई, बोलो कि सर प्रॉब्लम है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसको अगर तुम पीपीटी से करोगे तो इसमें ज्यादा एम्बेडेड कितने एम्बेडेड है? 5, उसमें 1। तो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक और वो असली क्वेश्चन नहीं वाला। अगर लास्ट क्वेश्चन आप लोग करते हो, मुझे लगता है पहले वाला बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले वाले बताऊं? पहले वाला तो मैंने बता 3-4 बार करवा दिया आप लोगों को, ये लास्ट वाला ही जरूरी क्वेश्चन था बस। आप लोगों को लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो था निकल, क्या था? नहीं, उसका सेकंड पार्ट है। अब निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 बच्चों, organ 4s2 3d8. This has a nickel and nickel has a configuration of 3d 4s 4p 4d। और अब सर बच्चे मुझे बताओ जरा, भाई क्लास निकल इसमें +2 स्टेज में है कि आप लोग निकाल सकते हो x + 6 अरे पता नहीं कैसे। अब सब बच्चे इलेक्ट्रॉन्स बोलो, इसमें कितने बोलो? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बोलो कितने? 2। अब निकल +2 स्टेज में 2 4s के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब सबके दिमाग में एक चीज आएगी कि NH3 जो है स्ट्रांग लिगेंड, ये है नाजिया, NH3 बोलो कैसा लिगेंड है? स्ट्रांग। अगर वो स्ट्रांग लिगेंड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या हो जाएंगे? पेयर। अगर ये पेयर्ड हो गए तो बस एक बचेगा यहाँ से खाली, और अगर 6 लिगेंड सब जगह लेंगे तो कैसे लेंगे? इधर इधर। अगर ये दोनों इसमें चले गए तो 6 लिगेंड कैसे जगह लेंगे? एक लेंगे इसमें यानी एक डी, फिर एक जाएगा एस में, फिर 3 जाएंगे पी में, और एक जाएगा डी में। ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना देंगे कि हो गया। एक्चुअली में उसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, एक अंदर का डी और फिर एक बाहर का, ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से सुनना चाहते हो कि क्यों नहीं होता। Hybridization is basically the intermixing of the orbitals having of slightly different energies। इनकी थोड़ी बहुत एनर्जी में डिफरेंस होना, वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? सेम एनर्जी करके मर्ज हो जाते हैं। बट इसकी और इसकी एनर्जी में तो बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि काफी स्टेबिलिटी का फर्क आ जाता है, और ये इंटरमिक्स नहीं हो सकते बच्चों, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो वो कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से, बस आप ये समझ के चलिए कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इतनी स्टेबल होती ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग भी नहीं होगी। मींस ऐसा भी हो सकता है कि समवेयर कभी-कभी स्ट्रांग लिगेंड मौजूद हो बट पेयरिंग ना हो। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशंस हमने पढ़ी हैं उससे कुछ हटके आंसर अगर आ रहा है, हटके समझते हो मतलब कि जो हमने अभी तक देखा ही नहीं है, हमने देखा है D2sp3, हमने देखा sp3 D2 sp3 dsp2, ये सब देखा है ना, तो वो सब आ रही है, ठीक है। अगर उससे कुछ अलग आ रही तो पॉसिबल नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक यही केस ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ होता है, वो मैंने आपको करवा दिया, ये फर्स्ट टर्म के पेपर में आया तो आप लोग इसको कर पाए। तो इस बार आप पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग जो पेयरिंग नहीं करनी है तो बताओ जरा कैसे बनेगा? अब बनेगा sp3, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? बोलो आउटर ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? बोलो अरे नहीं आ रहा समझ में? पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस सिंस the resulting hybridization is not that much, is not stable। सही है कि नहीं? बताओ जरा। नहीं है बात समझ में? पक्की बात है। सो मुझे तुम ये बताओ, देखो अब तक के लिए इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ना इन चीज देखो खत्म होने वाला चैप्टर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके बाद एक क्लास कलरिंग वाले का कलरेशन पे लगनी, कलर कैसे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, एक लगनी है आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो कुल मिला के मान के चलो 2 क्लास में चैप्टर के मोटे-मोटे तौर पे खत्म हो जाएगा। सो उसके बाद डी ब्लॉक देखेंगे। तो मुझे तुम ये बताओ क्लास प्लीज, आप सबको नोमेनक्लेचर आ गया? आप लोगों को वीबीटी अच्छे से आ गया? सीएफटी आ गया? सीएफटी के 2 केसेस हैं, बोलो कौन कौन से? ऑक्टाहेड्रल सही बोल रहा हूं? सब अच्छे बताओ। नीलिंग आप लोग अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट सेकंड टेस्ट में आप लोगों को नीलिंग अच्छा था। देखो आप लोग पढ़ के आए थे ना, थोड़ा तुम्हें प्रभाव पड़ा था, कुछ तुमने पढ़ा तो देखो तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा है।
और नेमिंग में रिजल्ट आना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी, मैंने बोला है कि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा, तो छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती है, लेकिन आपने फिर भी नेमिंग अच्छा करा था। मतलब सारा कुछ आपके ऊपर है, आप पढ़ने लगते हैं, अच्छा रिजल्ट आया तो नहीं पढ़ रहे हो बेकार है, तो मेहनत करो थोड़ी सी। और वीबीटी आपको पता है बहुत आसान सा टॉपिक है, वीबीटी में कुछ दम नहीं है। सीएफटी में आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होगी, टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सारे किससे कर रहे हैं वीबीटी से, बस मैटर पता होना चाहिए कि सीएफटी में हुआ क्या था, कि जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो हमारे जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है वो हायर लेवल पे चले जाएंगे, और बीच वाले बोलो क्या आ जाएंगे, लोअर लेवल पे, और जब 4 आएंगे तो एक्सिस के बीच में से आएंगे, तो जो एक्सिस के बीच वाले ऑर्बिटल है वो चले जाएंगे हायर लेवल पे, और जो बिल्कुल एक्सिस पे वो कहां चले जाएंगे, लोअर लेवल पे। एम आई राइट? सो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो कुल मिला के टॉपिक आपके बचे हैं, 2 बचे हैं, एक कलर का और एक आइसोमेरिज्म का। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त। दिख रहा होगा चैप्टर बहुत आसान सा है, और 9 मार्क्स का चैप्टर आप लोगों को लगेगा, ठीक है। 9 का इसमें मुझे याद आ रहा है 7 या 9 नंबर का है, कितने का, जितने का भी हो, 7 नंबर से तो कम क्या ही होगा, तो फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल में 8 नंबर का है, बहुत अच्छी वेटेज है, 10% ज्यादा वेटेज रखता है। और चैप्टर देख लो आप लोग, मुश्किल लग रहा है कि चैप्टर ये उनके फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा आसान है, ऑर्गेनिक से ज्यादा आसान है, अरे उनसे आसान है यार, नहीं क्या, चलो ठीक है, आ जाओ।